तो आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। इस टॉपिक में ना मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है ये हम क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, या आप सेकंड पार्ट के लिए, चाहे मैट्रिक सेकंड पार्ट है या एफएससी सेकंड पार्ट है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? सबसे पहले इनहेरिटेंस को स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इनहेरिटेंस को डिस्कस करती है, या जिसमें हम इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को जेनेटिक्स कहते हैं। तो इनहेरिटेंस को समझने से पहले आपको पहले टच देना पड़ेगा जेनेटिक्स को, कि जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स असल में मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की आप मेन ब्रांचेस पढ़ते हैं, उनमें से एक मेन ब्रांच है। बायो की एक मेन ब्रांच है, या बायो की सब ब्रांच है, जिसमें हम जेने आप किसको स्टडी करते हैं? इनहेरिटेंस को। आप कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about inheritance, जिसमें आप किसकी स्टडी करते हैं? इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। सो यू कैन से दैट जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? उर्दू में आप कह सकते हैं विरासत। विरासत क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। इनहेरिटेंस, द जेनेटिक्स में आप इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, आप उसको क्या क्या बोल सकते हैं? इनहेरिटेंस कह सकते हैं। तो दो बातें यहाँ पे आपको जहन में रखनी है। सबसे पहले इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को बायो की कौन सी ब्रांच में आप इसको डिस्कस करते हैं? जेनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। जेनेटिक्स क्या है? कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज you can say that is the study, or you can say that transmission of characters from parents to offsprings। parents से जो offsprings में characters transfer होते हैं उसको आप inheritance कहते हैं। कौन से characters parents से offspring में transfer होते हैं? आप देखते हैं sometime eye color of the parent and their children is same। पेरेंट और उनके जो बच्चे होते हैं ना, आप देखते हैं उनके बाद औकात आंखों का कलर सेम होता है। तो हम कहते हैं जी ये करैक्टर वालदेन से बच्चों में क्या हुआ है? ट्रांसमिट हुआ है या ट्रांसफर हुआ है। ठीक है। इसी तरह से आप देखते हैं बाज पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कर्ली हेयर्स होते हैं, और आगे उनके बच्चों के भी कर्ली हेयर्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? करेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से इनहेरिट हुए होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हुए होते हैं। ठीक है। इसी तरह से आप कह सकते हो जी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस भी एक करेक्टर है जो पेरेंट्स से किस में ट्रांसफर होता है? उनके ऑफस्प्रिंग्स में। तो हमने तीन चीजें यहाँ पे देख ली। सबसे पहले जी हमने जेनेटिक्स को कहा। जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें आप इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस में आप स्टडी करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं उनको इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कहते हैं। और बायो की जुबान में, इन द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी, फॉर कैरेक्टर्स वी यूज द टर्मिनोलॉजी ट्रेड्स। हम बायोलॉजी में कैरेक्टरिस्टिक्स को के लिए टर्म यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रेड्स। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करती है दैट इज नोन एज जेनेटिक्स। और कैरेक्टर्स के लिए जो कैरेक्टर्स इनहेरिटेड होते हैं या जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनके लिए बायो में जो एक टर्म यूज होती है दैट इज नोन एज ट्रेड्स। अब क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है, वन क्वेश्चन विल बी अराइजिंग इन योर माइंड। वो क्वेश्चन क्या है कि ट्रेड्स जो होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते कैसे हैं? कौन सी चीज उनको ट्रांसफर करती है ऑफस्प्रिंग से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो किसके जरिए ट्रांसफर होते हैं? जीन्स के जरिए।
जीन्स ट्रांसफर करते हैं। जीन्स क्या होते हैं? व्हाट आर जीन्स? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की जो यूनिट होते हैं दैट आर नोन एज जीन्स। और इसी के अराउंड सारी जो है पूरी ब्रांच बायोलॉजी की वो क्या हो रही है? सर्क्यूलेट हो रही है। ठीक है, तो चार बातें अभी हो गई आपकी। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि इनहेरिटेंस को बायो की जो ब्रांच डिस्कस कर रही है दैट इज जेनेटिक्स। यू कैन से दैट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी study about inheritance. Inheritance, what is inheritance? Transmission of characters from parents to their offsprings. For characters in biology or in language of biology, the term for characters is used as traits. As a biologist, you do not say that characters. This is not characters. You are will use traits. आप traits इस्तेमाल करते हैं. How these traits transfer from parents to offspring? These traits are transferred from parents to offspring through a carrier, that are genes. And who carry genes? जीन्स को कैरी करके कौन लाता है? क्रोमोसोम्स करते हैं। क्रोमोसोम्स के जरिए जीन्स क्या होते हैं? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। तो आप कहते हैं जी पेरेंट्स से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में थ्रू जीन्स। जीन्स के जरिए कैरेक्टर्स, और इन जीन्स को कैरी करके कौन लेके जा रहा है? क्रोमोसोम्स कैरी करके लेके जा रहा है। क्रोमोसोम्स क्या होती हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या चीज? क्रोमोसोम्स आप कह सकते हैं क्रोमोसोम्स में जीन्स मौजूद होते हैं, और जीन्स के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब हम डीएनए को भी डिस्कस करते हैं और क्रोमोसोम को भी डिस्कस करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग क्रोमोसोम इन डिटेल्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग जीन्स, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स, we need to first discuss the structure and composition of chromosomes. तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स की तरफ जाने से पहले दोबारा से रिवाइज कर दूं। इनहेरिटेंस बोलते हैं जी। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास सेकंड ईयर का, इनहेरिटेंस सिंपली आप कह सकते हैं, यू कैन सिंपली से दैट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, के कैरेक्टर्स जो वालिदैन से, पेरेंट्स से जो बच्चों में कैरेक्टर्स मुंतकिल होते हैं उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और यू कैन सिंपली से दैट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, और जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं उनकी स्टडी या इनहेरिटेंस को जो स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में करते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस and the characters that are transferred from parents to their offsprings will be just like tallness, or you can say that shortness or curly hairs, eye color। और इन characters के लिए for these characteristics the word used in biology is known as traits। traits use करते हैं। कैरेक्टर्स को कैरी करने वाली कौन सी चीज है? जीन्स है। जीन्स कहाँ मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम्स में। जीन्स के अंदर एक और चीज मौजूद होती है, वो क्या होती है? डीएनए। ठीक है, अब मजीद आगे बढ़ते हैं जी से अगले क्रोमोसोम्स की तरफ। अभी हमने बोला जी तीन बातें, अभी हम तीन बातों पे पहुंच चुके हैं। कैरेक्टर्स को जो ट्रांसफर होते हैं वो किसके जरिए होते हैं? जीन्स के जरिए। जीन्स क्या होते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की क्या होते हैं? यूनिट होते हैं। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हाउ यू कैन डिफाइन जीन्स? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सो हु कैरी जीन्स? क्रोमोसोम्स। हाउ दिस कैरी जीन्स? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है, when or you can say that during the process, interbreeding process or fertilization process, equal number of chromosomes are transferred from parents to their offspring। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं। जैसे जो सेम क्रोमोसोम होते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। और कितने पेयर्स? आप सिंपली कह सकते हैं 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। जो पेयर्स होते हैं, पेयर्स के लिए आप कौन सी टर्म यूज करते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस
chromosomes. Pairs of chromosomes are called homologous chromosomes. ठीक है, आप कह सकते हैं इन ह्यूमन बींग्स के अंदर हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 और 23 पेयर्स होते हैं हर सेल। फॉर एग्जांपल आपका कोई आई का सेल है, आपका कोई ईयर का सेल है, तो इसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 20 फ्रॉम मदर, 20 फ्रॉम फादर। ठीक है, दोनों फादर और मदर के दोनों कैरेक्टरिस्टिक हर सेल के अंदर जो हर सेल को बनाने के लिए इक्वल नंबर ऑफ दोनों पेरेंट्स फादर एंड मदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शेयर करते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या चीज मौजूद होती है? जीन्स मौजूद होते हैं। तो आप कह सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शेयर करते हैं और एक नया सेल बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जिस तरह से हम कहते हैं जी आपका जो आई कलर है, फॉर एग्जांपल खुरम बैठे हैं, खुरम का आई कलर जी अपने अम्मी की जैसा है, आई का कलर अपनी अम्मी की जैसा है, और इसके जो हेयर्स हैं करली हेयर्स इसके अब्बू की तरह है। तो इट मींस इट gained two characters from his parents, one from his mom and other from his father. ठीक है, करली हेयर्स जो इसके अब्बू की तरह है और जो इसकी आई कलर है वो इसकी अम्मी की तरह है। तो अम्मी के जो सेल थे, देखो ये लाजमी नहीं है आई में आई कलर बनाने के लिए, इसकी आंखों का कलर बनाने के लिए, ये आंखों का सपोज कलर क्या है? ब्लू है, अहमद की बात कर रहे हैं, तो इसकी आई का कलर क्या है? ब्लू है, या जो भी है इसको बनाने के लिए, ब्लू कलर बनाने के लिए 23 क्रोमोसोम्स अम्मी के, 23 किसके? अब्बू के। तो एक सेल बना इसकी, या एक कैरेक्टर बना। ठीक है, अब जो अम्मी के जो सेल थे वो डोमिनेंट हो गए, क्रोमोसोम्स क्या हो गए? डोमिनेंट हो गए, जिसकी वजह से इसके अंदर अम्मी का कैरेक्टर क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। ठीक है, अब हेयर इसके करली है अपने अब्बू की तरह, तो हेयर्स जो इसके हैं उनको बनाने में जो क्रोमोसोम्स डोमिनेंट हैं, इसके अब्बू के क्रोमोसोम्स डोमिनेंट हैं, लेकिन शेयरिंग दोनों पेरेंट्स की क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स को सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स बनते हैं या जो सेल बनता है वो कौन बनाता है? कैसे बनते हैं? दोनों पेरेंट्स इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शेयर करते हैं और कंप्लीट सेल बनता है। एवरी ह्यूमन सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम्स और यू कैन से दैट 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जो पेयर्स होते हैं दैट आर नाउन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। व्हेन द क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जो आर्म होते हैं क्रोमोसोम्स के, जो पार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम है। ठीक है, ये पेरेंट का क्रोमोसोम है, एक पेरेंट का क्रोमोसोम है, ये दूसरे, ये फादर का या ये मदर का क्रोमोसोम है, ये सेम क्रोमोसोम है। इनके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये कौन से क्रोमोसोम्स हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। इन्होंने सेम कैरेक्टर बनाना है। ठीक है, और एक क्रोमोसोम को अगर देखें, ये एक क्रोमोसोम है सपोज, इसके कितने पार्ट हैं? सेंट्रोमियर, ये इसका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से ऊपर एक पार्ट है, एक सेंट्रोमियर से नीचे पार्ट है। ये जो पार्ट होता है, ईच पार्ट इज नोन एज क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमैटिड बोलते हैं। जो आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम, ये फॉर एग्जांपल पूरा यहां से लेकर यहां तक एक क्रोमोसोम है, ये दरमियान में ये अटैच है दो क्रोमोसोम से, इसे ये क्रोमोसोम है, ये फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट एक क्रोमोसोम है, ये अटैचमेंट है सेंट्रो, जहां पे दो क्रोमोसोम के हिस्से आपस में, एक क्रोमोसोम के दोनों हिस्से आपस में अटैच होते हैं, दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पे क्रोमोसोम अटैच है। अब यहां से काट देता हूं, इधर से एक हिस्सा, एक इधर हिस्सा, तो क्रोमोसोम का जो हाफ ऑफ आर्म या सिंगल आर्म या जो इसका हाफ पार्ट होता है, दैट इज नोन एज क्रोमैटिड। उसे हम किसका नाम देते हैं? क्रोमैटिड का नाम देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रोमोसोम को मजीद अगर हम देखेंगे क्रोमोसोम बनते कैसे, तो उसके लिए आप सिंपली कह सकते हैं क्रोमोसोम्स को बनाने में क्रोमैटिन मटेरियल होता है, एक मटेरियल होता है, दैट इज नोन एज क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोसोम्स कैसे कंपोज होते हैं? ये क्रोमोसोम से, ये किस से बने होते हैं? क्रोमैटिन से। क्रोमैटिन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है। क्रोमैटिन, व्हाट इज क्रोमैटिन?
क्रोमोसोम्स हाउ अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेकंड ईयर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमूमन एमसीक्यूज में एक दफा आया भी था पेपर्स में, पंजाब बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन था कि क्रोमोसोम्स, एमसीक्यूज था, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमैटिन, किससे मिलके बने होते हैं? क्रोमैटिन ऑप्शन के तौर पे, बाकी भी ऑप्शन, तो एक ऑप्शन ये था, क्रोमैटिन का ऑप्शन भी मौजूद था। तो क्रोमोसोम्स जो कंपोज्ड होते हैं वो किससे कंपोज्ड होते हैं, बनते कैसे, फॉर्मेशन किससे होती है? क्रोमैटिन से। क्रोमैटिन खुद किससे बने होते हैं? प्रोटीन और एंड डीएनए। ठीक है, प्रोटीन कौन सी होती है जो इनको बनाती है? खास किस्म की प्रोटीन होती है जो क्रोमैटिन बनाती है, दैट इज नोन एज हिस्टोन्स। उस प्रोटीन का क्या नाम है आपसे पूछा जा सकता है। प्रोटीन दैट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्रोमैटिन इज नोन एज हिस्टोन प्रोटीन। तो सिंपली यू कैन से दैट क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमैटिन। कैसे क्रोमैटिन से, क्रोमैटिन खुद से कैसे बनते हैं ये बता रहा हूं। क्रोमैटिन खुद किससे कंपोज्ड होती है? प्रोटीन और डीएनए से। ठीक है, प्रोटीन के इर्द गिर्द डीएनए क्या होता है? ऐसे आके क्या होता है? रैपिंग होती है। क्रोमोसोम ऐसे डीएनए इसके ऊपर रैप होता है, जैसे ना कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी उंगली है, इसके ऊपर में प्लस्तर वगैरह या टेप वगैरह रैप कर देता हूँ, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये एक आप कह सकते हैं प्रोटीन है, इसके ऊपर ऐसे राउंड करके ना रैप रैप हो जाता है प्रोटीन आके। ठीक है, प्रोटीन रैपिंग हो जाती है तो राउंड स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, जिसे हम किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। ये सारा काम ना न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स। ठीक, तो न्यूक्लियोसोम्स क्या होती हैं कि जिस इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे गोल गोल, जैसे ना आप कह सकते हैं ये तस्बीह के दाने होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, न्यूक्लियोसोम्स बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रोमोसोम्स कैसे बने? क्रोमैटिन मटेरियल से बने होते हैं। क्रोमैटिन कैसे बनती है? प्रोटीन और डीएनए से बनती है। प्रोटीन कौन सी बनाती है क्रोमैटिन? हिस्टोन्स प्रोटीन। कैसे बनती है कि डीएनए क्या होता है? रैप हो जाता है प्रोटीन के ऊपर आके और एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान भी ना डीएनए मौजूद होता है और वो इस तरह से लगते हैं जैसे तस्वीर के क्या होते हैं? दाने होते हैं। ठीक हो गया। यहां से मजीद क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मजीद कंडेंस होते हैं। ठीक है, कंडेंस होते हैं और उसके साथ न्यूक्लियोसोम्स अटैच होते हैं, तो क्या बन जाता है? आपके पास बन जाती है स्ट्रक्चर, आप कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम्स। उसका किसका नाम देते हैं आप? क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जी डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। ठीक है ना, न्यूक्लियोसोम्स एंड डीएनए। तो यही बता रहा है, मैं इधर चेक कर रहा था कि न्यूक्लियोसोम्स मजीद कंडेंस होते हैं और क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम्स बना देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स के जो फाइबर्स वगैरह होते हैं वो कंडेंस होके क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर बना देते हैं। फाइबर्स कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम्स condenses into a compact form and get the structure of chromosomes। के फाइबर्स कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स कंडेंस होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं ये कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर्स बन जाती है। ये दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगेन रिपीट कर देता हूँ, मैं सबसे पहले मैंने अभी तक आप लोगों को बताया जी जेनेटिक्स क्या होता है। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स आप लोग बताएं जी, जेनेटिक्स में स्टडी किसकी करते हैं? इनहेरिटेंस की। ठीक है, देन हमने फिर मैं आपने आपको बताया व्हाट इज इनहेरिटेंस। सेकंड, the branch of biology in which we study about inheritance. What is inheritance? Transmission of characteristics from parents to their offsprings। वालदेन से बच्चों में करेक्टर्स का ट्रांसफर होना, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं टॉलनेस, बाज बच्चे वालदेन की तरह टॉल होते हैं। आई कलर, एयर कलर, और यू कैन से दैट हेयर स्टाइल्स, or you can say that intelligence, these are all characters that are inherited from parents to their offsprings। फिर जो characters parents से offspring में ट्रांसफर होते हैं उनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? ट्रेड्स। इन बायोलॉजी दैट characters are known as ट्रेड्स। फिर हमने चौथी बात कही कि इन ट्रेड्स को कैरी करके कौन चीज ले जाती है, किस फॉर्म में जाते हैं? जीन्स। व्हाट आर जीन्स?
यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की जो यूनिट होती है वो जीन्स होते हैं। कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं? थ्रू जीन्स। और इन जीन्स को ट्रांसफर करने वाली कौन सी चीज है? क्रोमोसोम्स। कौन सी चीज है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में अभी मैंने डिटेल के साथ बता दिया कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स का आपको इस चैप्टर में सबसे पहले जेनेटिक्स का पता होना चाहिए। जेनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डिस्कस अबाउट inheritance, or we which the branch of biology we deals with inheritance, or we study about inheritance. What is inheritance? The transmission of characteristics from parents to their offsprings. कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से किस में ट्रांसफर होते हैं? ऑफस्प्रिंग्स में। कौन कौन से कैरेक्टर्स? आई कलर, hair color, height, you can say that intelligence. These are all characters that transfer from parents to offsprings. Then the characters that transfer, or characteristics that transfer from parents to offsprings, are called inherited characters, and in the language of biology that characters are known as traits. फिर इन ट्रेड्स को कैरी करके कौन सी चीज लेके जाती है? जीन्स और ट्रांसफर पेरेंट्स। क्वेश्चन राइज होता है ना कि बच्चों में कैरेक्टर जाते कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में? तो हम कहते हैं किसके जरिए जाते हैं? जीन्स के जरिए। जीन्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ यू कैन डिफाइन जीन्स? जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट जो होती है इनहेरिटेंस की, दैट आर नोन एज जीन्स। फिर मजीद क्या कह सकते हैं? जीन्स कहाँ मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स में कैसे मौजूद होते हैं? कि जो ड्यूरिंग ब्रीडिंग और फर्टिलाइजेशन के इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शेयर करते हैं दोनों पेरेंट्स। हर सेल को बनाने के लिए इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शेयर होते हैं फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, जस्ट लाइक इन ह्यूमन बींग्स। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एवरी सेल both parents share 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है। फिर हमने डिटेल के साथ देखा क्रोमोसोम्स के बारे में। मैंने आपको कहा कि क्रोमोसोम्स, सबसे पहले क्रोमोसोम्स में तीन चीजें मैंने आपको बताई। होमोलोगोस क्रोमोसोम्स, होमोलोगोस जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, उनको कौन से क्रोमोसोम्स कहते हैं? होमोलोगोस क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के जो आर्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स। ठीक है। आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के जो हाफ ऑफ पार्ट होता है, दैट इज नोन एज क्रोमैटिड। हाउ क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड? Chromosomes are composed of chromatin material. Chromatin material is a complex material that is itself composed of protein and DNA. जो किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन और डीएनए से। प्रोटीन कौन सी होती है? स्टोन्स होती है। प्रोटीन और डीएनए के डीएनए प्रोटीन के अराउंड रैप हो जाता है और क्या बना देता है? न्यूक्लियोसोम्स बना देता है। न्यूक्लियोसोम्स राउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ऐसे फाइबर्स जिनमें न्यूक्लियोसोम्स मौजूद हो, ये कंडेंस होते हैं, गाढ़े होते हैं, और वापस क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम्स बना देते हैं। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक के स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अब क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, इनहेरिटेंस हो गया, जेनेटिक्स हो गया, जीन्स हो गया, देयर ट्रांसमिशन हो गया, ट्रेड्स हो गया। ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने के बाद अब हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की तरफ। ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मैंने टाइम वेस्ट ना पहले से ड्रॉ कर दिए, फिर मजीद भी हम इसको समझाने के लिए मैं आपको ड्रॉ करूंगा। वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये 1950s की बात है। 1953 में वाटसन और क्रिक ने एक मॉडल दिया था। ठीक है। वाटसन अकॉर्डिंग 1953 में 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। Watson and Crick, you can say that James' complete name, I am going to write their complete name: James Watson, Francis Crick. In 1953, James Watson and Francis Crick proposed the structure of DNA. डीएनए का क्या दिया? स्ट्रक्चर दिया कि डीएनए होता कैसे। अकॉर्डिंग टू देम डीएनए कंसिस्ट ऑफ अ डबल हेलिक्स। डीएनए क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है। अकॉर्डिंग टू देम कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं स्ट्रैंड बोलते हैं दो तीन चीजें, यहां पे मैं आपको बता दूं। स्ट्रैंड मैं दो यूज करूंगा। स्ट्रैंड बोलते हैं, आप कह सकते हैं फाइबर
या स्ट्रिंग, ठीक है। फिर इलेक्स, इलिक्स का मतलब होता है जी, आप कह सकते हैं धागा सा, और थ्रेड, ये टर्मिनोलॉजी में यूज करूंगा यहाँ पे कि in 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक proposed the structure of डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में। अकॉर्डिंग टू देम डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डीएनए होती हैं और ये तीन कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती हैं, नाइट्रोजेनियस बेसिस, शुगर एंड फास्फेट। इनमें मौजूद होती है फास्फेट ग्रुप, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं ये मैं जरा से डिटेल्स में जाऊंगा, पहले मैं बता दूं इसके पॉइंट्स जरा बता देता हूं। 1953 दिस मॉडल वाज प्रेजेंट इन 1953। 1953 में किसने दिया? इन 1953 जेम्स वाटसन एंड क्रिक। This model of DNA was presented by James Watson and Francis Crick in 1953. According to them, DNA molecule consists of polynucleotide strands. Nucleotide strands. Polynucleotide strands कैसे? Polynucleotide strands. Polynucleotides mean nucleotides क्या चीज होती है? First of all, nucleotide nitrogenous basis plus sugar, 5 कार्बन शुगर होती है, प्लस फास्फेट ग्रुप PO4, फास्फोरिक एसिड से हासिल होता है फास्फेट ग्रुप। जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। यू कैन डिफाइन न्यूक्लियोटाइड आर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ थ्री एलिमेंट्स और थ्री कंपोनेंट्स, नाइट्रोजेनियस बेसिस, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल वगैरह, ठीक है। शुगर कौन सी होती है? पेंटोस, 5 कार्बन, एंड फास्फेट ग्रुप PO4। और ये कहां से हासिल होता है? शुगर से, फास्फोरिक एसिड से। जो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं उसमें डिटेल से आप लोग देख लें फास्फेट को, ठीक है। फिर दो बातें हो गई कि डीएनए के स्ट्रक्चर में, कि सबसे पहले बात ये की कि दिस स्ट्रक्चर 1953 में दिस स्ट्रक्चर वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953। and second thing about this structure is according to this structure, according to James Watson and Francis Crick, DNA molecule consists of polynucleotide strands. These strands coiled around each other in the form of a double helix. डबल हेलिक्स कैसे? कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे, जैसे ना, ये आप कह सकते हैं इनके मुताबिक डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो है इस तरह से डबल हेलिक्स, ये से धागे से होते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या हुए हुए हैं? धंसे हुए हैं, ठीक है। कि अकॉर्डिंग टू देम डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। ये स्ट्रैंड्स किसके? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों है? कि इनकी जो आउटर देखें, जो बैकबोन है वो शुगर और फास्फेट से मिलकर बनी हुई है, और इनर जो पोर्शन है वो किससे मिलकर बना हुआ है? नाइट्रोजेनियस बेसिस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, अकॉर्डिंग देम ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है किस पे मुश्तमिल होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आपस में कैसे क्वाइलिंग हुई होती है? जैसे क्या है? डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। दो बातें। फिर तीसरी बात मैं आपको बता दूं, फिर कहते हैं जी आउटर जो होता है ना, आउटर पोर्शन जो होता है स्ट्रैंड्स का, वो किससे मिलके बना होता है? शुगर प्लस फास्फेट से। और जो इनर साइड होती है वो किससे मिलके बनी होती है? वो बनी होती है नाइट्रोजेनियस बेसिस। नाइट्रोजेनियस बेसिस यहां पे कौन से यूज होते हैं? एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन नंबर 5,
एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन और थायमीन, ये जो मैं चलो इनको कलर दे देता हूं, ये जो फॉर्मेबल ये अंदर है एडेनिन, ये है थायमीन। एडेनिन और थायमीन इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि उसके बाद ये देखो ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं अंदर, ग्वानिन और साइटोसिन, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये जरा क्लियर करने के लिए एडेनिन थायमीन। सबसे पहले जी मैं आपको पॉइंट्स, सिर्फ 4 बातें याद रखनी है इस स्ट्रक्चर को, डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए, कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसके बाद सबसे पहले 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दी थी। ठीक है, पहली बात कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दी थी। डीएनए स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953। जो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें चलें ये पॉइंट, ताकि मैं फिर साथ साथ चीजें आपको समझाता भी जाऊं, ये जरा कंसेप्ट आपको भूल जाएंगे। पॉइंट इसके क्या है, इसके पॉइंट आप समझ लें। फ्रांसिस क्रिक, वाटसन, ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए की यूनिट्स वैसे क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं, डीएनए की यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। पहले फर्स्ट प्रोपोज्ड कब हुआ, फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय दीज टू 1953। ठीक है, दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ polynucleotide, न्यूक्लियोटाइड strands। ठीक है, दूसरी बात अब इस पॉइंट को समझना है कि डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए की जो यूनिट होती है ना वो न्यूक्लियोटाइड ही होती है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों, क्योंकि मैनी न्यूक्लियोटाइड, छोटे छोटे कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं और एक बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो डीएनए की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डीएनए कंसिस्ट ऑफ, according to these two, DNA consists of polynucleotide, poly mean many nucleotide। ठीक है, स्ट्रैंड्स आप कह सकते हैं, सिंपल सी कोई वायर वगैरह कह सकते हैं, ठीक है ना, या कोई धागा वगैरह कह सकते हैं। ठीक है, फिर कह सकते हैं जी स्ट्रैंड को के लिए आप बोल सकते हैं फाइबर और स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रैंड। polynucleotide mean many, many nucleotides। What are nucleotides? Nucleotides are the repeating units of DNA। DNA की क्या होती है, यूनिट्स होती हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड तीसरे पॉइंट में बकायदा समझा देता हूं। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ nitrogenous bases, adenine, thymine, guanine, cytosine, nitrogenous bases, phosphate group and शुगर कौन सी होती है, 5 कार्बन शुगर होती है। ठीक है, तो ये तरह मैंने आपको समझाने के लिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हैं इस टॉपिक में कि डीएनए प्रोपोज्ड किया, स्ट्रक्चर किसने प्रोपोज्ड किया, सबसे पहले डीएनए मॉलिक्यूल का वाटसन और क्रिक ने 1953 में। फिर इन्होंने क्या कहा कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड क्या होते हैं, स्ट्रिंग होती है, फाइबर्स होती हैं। ये स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है, ये एक पहला स्ट्रैंड है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई है ना, ये स्ट्रैंड है इस तरह के, ये एक स्ट्रैंड है, दूसरा ये डबल हेलिक्स होगी, हेलिक्स कहते हैं धागे से। ठीक है, स्ट्रैंड।
डीएनए वाले को कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन मेनी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड तीन चीजें इसमें होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, फास्फेट ग्रुप होता है और शुगर होती है। फिर जो तीसरी बात उन्होंने क्या की, तीसरी बात, चौथी बात कहते हैं कि आपस में क्या होते हैं, डबल हेलिक्स की फॉर्म में क्या होते हैं, क्वाइलिंग हुई हुई होती है, क्वाइल हुए होते हैं, क्वाइलिंग हुई हुई है, ठीक है। किसकी फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। देखिए कह रहे हैं कि प्रोपोज्ड किए गए स्ट्रक्चर सबसे पहले 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। दूसरी बात की कि ये किससे मिलके बने होते हैं? डीएनए डेफिनेटली न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, बेशुमार न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है, इसलिए हम कहते हैं जी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स से मिलके बना होता है। स्ट्रैंड्स क्या होते हैं? फाइबर या स्ट्रिंग होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज होती है कि न्यूक्लियोटाइड्स इन तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, नाइट्रोजनस बेसिस, फास्फेट ग्रुप और शुगर। फिर ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स होते हैं, ये वाले जो स्ट्रैंड्स होते हैं, इस तरह से क्वाइलिंग हुई हुई होती है। क्वाइलिंग ऐसे क्वाइल, जैसे वो तार को ऐसे आप क्वाइल करते हैं, क्वाइलिंग हुई हुई होती है, ऐसे लगता है जैसे धागे से, ठीक है। इनका फिर क्या कह रहा है कि जो आउटर किससे मिलके बना होता है, बैकबोन इनकी किससे मिलके बनी होती है, शुगर और फास्फेट से, और इनर किससे मिलके बना होता है, नाइट्रोजनियस बेसिस से, जो किसके जरिए अटैच होते हैं, एडेनिन और थायमीन, जो आपस में नाइट्रोजनियस बेसिस नाइट्रोजन बॉन्ड्स के जरिए अटैच होते हैं। एडेनिन ऑलवेज अटैच विद थायमीन, व्हाइल ग्वानिन ऑलवेज अटैच विद साइटोसिन, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या लिख सकते हैं, क्वाइलिंग फॉर्म डबल हेलिक्स। नंबर 5, स्ट्रैंड्स आउटर, स्ट्रैंड्स consist phosphate एंड शुगर। देखिए पी और एस में लिखे हुए हैं, पी एस फास्फेट शुगर, फास्फेट, इधर भी पी एस फास्फेट शुगर, ठीक है, डाउन तक। फिर इनर जो होता है, इनर पोर्शन जो इसका होता है, ये अंदर वाला, वो किससे मिलके बना होता है, नाइट्रोजनियस बेसिस से बनके बना होता है। इनर जो होता है ना, इनर नाइट्रोजनियस बेसिस, कौन कौन से, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन ऑलवेज लिंक होता है थायमीन के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन लिंक होता है हमेशा साइटोसिन के साथ। इस तरह से आप बोल सकते हैं, एडेनिन one nucleotide gets attached with the thymine of second nucleotide, and guanine of first nucleotide always attached with the cytosine of सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। ये था टोटली आपका जेनेटिक्स के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें शुरू में मैंने आपको इसकी इंफॉर्मेशन बताई, क्रोमोसोम के बारे में बताया, क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, और देन डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू।